और आरटीपी, एमटीपी, प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों का क्या मैटर रखता है? सर आरटीपी एमटीपी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटीपी एमटीपी से पैटर्न पता चल जाता है ओके। किस लेवल पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है। सर शुरू में करा था क्वेश्चन कच्चे में सॉल्व, अच्छा। लेकिन फिर बाद में मुझे लग रहा था कि प्रेजेंटेशन में मैं जब एग्जाम्स में आऊँगा तो प्रॉब्लम होगी, फिर मैंने सारे क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ ही करे। सर मेन इम्पॉर्टेंट इस कोर्स में आप गुरुओं की जो शिक्षा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप पैटर्न बताते हैं उससे तो फॉलो करेंगे ना, मुश्किल नहीं लगेगा। तो सर डर तो अंदर बहुत बैठ जाता होगा ना उस टाइम पे कि एग्ज़ाम में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं पेपर, तो फिर वो कैसे डर गया? तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आज का दिन है बहुत खास क्योंकि आज है हमारे साथ कुशाग्र को इंट्रोडक्शन की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए, अनअकैडमी के लिए और आप सभी बच्चों के लिए सेलिब्रिटी फिगर तो बन ही चुके हैं। तो आज कुशाग्र से हम बात करेंगे, डिटेल में पूछेंगे कि दो सब्जेक्ट कॉस्टिंग और एफएमएसएम, ये दो सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का तो बता ही दिया होगा इन्होंने, लेकिन हम एफएम और कॉस्टिंग की बात करें। कुशाग्र फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। ये इतना अच्छा रैंक है, मैं अचीव करना चाहता था रैंक, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे छोटे भाई ने अचीव कर लिया है। तो कुशाग्र हम दो ही सब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे और बच्चा जेन्युइनली जानना चाहता है कि भाई कॉस्टिंग जैसे लेंदी सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया। सबसे पहले कॉस्टिंग की बात करते हैं। सर कॉस्टिंग लेंदी शुरू में लगता है कि है, शुरू में मुश्किल भी लगता है। अच्छा, मुझे भी लगा था और मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि कॉस्टिंग मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हम मेन प्रैक्टिस है ये सब्जेक्ट, प्रैक्टिस होती गई सबसे ईजी लगने लगा। अच्छा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एक तरह से, ठीक है, समझ में आ गया तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व हो ही जाएंगे, ऐसा होता था। अभी जैसे एक चैप्टर है अपना ओवरहेड्स है ना, तो ओवरहेड्स टॉपिक के अंदर बच्चा सॉल्व करने आता है, एक घंटा लग जाता है पहली बार जब वो क्लासेस में करता है। तो सर डर तो अंदर बहुत बैठ जाता होगा ना उस टाइम पे कि एग्जाम में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं पेपर, तो फिर वो कैसे डर गया? सर वो डर प्रैक्टिस से गया। इस बार एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी थी कॉस्टिंग में, मुझे लग रहा था कि इसके आंसर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई नहीं करा था कि क्या आंसर देना है, किस अप्रोच से। राइट, हाँ होता है। तो मैं दोनों अप्रोच से जो मुझे आते थे वो करके आया। पहले मुझे लग रहा था कि पेपर होंगे ही नहीं, लेकिन अब मैं दो क्वेश्चंस के मैं दो अप्रोच से क्वेश्चन करके आया। तो इसमें टाइम का कोई कंस्ट्रेन नहीं लगा सर, नहीं आया, हो गया पेपर टाइम, हो गया पेपर टाइम पे हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और मुझे एक बात बताना, जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है, हम 2-3 बार रिवीजन करते हैं, ऑफकोर्स आपने भी उतने रिवीजन किए होंगे, तो कैसे किए? सारे क्वेश्चन लिख कर किए या एंड के टाइम पे समझ में आ गया था कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, सेम क्वेश्चन है, टिक करते जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे थे? सर जब रिविजन्स करे तो डिटेल्ड करी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैंड रिटन प्रैक्टिस करी। लास्ट के समय जैसे लास्ट 1.5 डे में, तो उस समय ऑडिट करा क्वेश्चंस को ज़्यादातर, जो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन जो मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड से लग रहा था कि आ सकता है ये। अच्छा, केवल उन क्वेश्चंस को मैंने रिटन प्रैक्टिस करी, लेकिन रिटन मैं करता रहा। रिटर्न करते थे। और आरटीपी, एमटीपी, प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों का क्या मैटर रखता है? सर आरटीपी एमटीपी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटीपी एमटीपी से पैटर्न पता चल जाता है ओके, किस लेवल पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मेन आरटीपी से। अच्छा, एक और सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो इंस्टीट्यूट ने सडनली चेंज किया था, आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया तो आपको चेंज फील नहीं होगा, पर इंस्टीट्यूट ने जो सडनली चेंज किया कि भाई इसमें एमसीक्यूज़ भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और एमसीक्यूज़ का इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक, डेटा बैंक था नहीं। यस सर। तो उस समय क्या अप्रोच था, और एग्ज़ाम में जब वो केस बेस एमसीक्यू आया तो कैसे उसे टैकल किया? सर पहले तो पता ही नहीं था कि क्या आएगा। फिर जब आरटीपी आया, एमटीपी आया, तो मैंने एमसीक्यूज़ को एमसीक्यूज़ की तरह सॉल्व नहीं करा, फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह। नाइस। एग्जाम्स में आया था कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन, राइट, मैंने पूरा कॉस्ट शीट बना ली पहले। ओके, मैंने ना क्वेश्चंस देखे ना उसके ऑप्शंस देखे, पहले पूरे डाटा से कॉस्ट शीट बन गई, 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस टिक हो गए। अच्छा, मतलब उसे एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट किया, और फिर बाद में भैया प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, एमसीक्यू मैच करने के। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और बच्चों ने अपनानी चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़े बहुत अजम्पशन, एम्बिगिटी, कन्फ्यूजन होते हैं, इंस्टीट्यूट की ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो कंपेयर टू कॉस्टिंग में बोलता हूँ, एफएम में थोड़े ज़्यादा आपको सोच का थोड़ा दायरा बढ़ाना पड़ता है। तो एफएम को कैसे टैकल किया? क्या कॉस्ट एफएम दोनों सेम लगते थे या बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट मान के पढ़ाए उन्हें? सर शुरू में लगता था कि सेम है क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फुल प्रैक्टिकल है, थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन बाद में जब कैपिटल बजटिंग आया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह, इस सब में ऐसा लगा कि जो एजम्पशंस मेनली आते थे ट्रू, उसमें लगा कि हाँ कुछ अलग है इसमें।
तो वे एजम्पशंस को याद करने के लिए मैंने समझा उनको कि क्यों लेना चाहता है इंस्टीट्यूट उस एजम्पशन को। अच्छा, मतलब आपने क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करी, इंस्टीट्यूट के सोच को समझने की कोशिश Yes, करी। sir. अच्छा, मुझे एक बात बताना कि अभी हमारे जैसे 2 सब्जेक्ट हैं, कॉस्टिंग है, एफएम है, इसके अंदर हर चैप्टर के लिए स्ट्रैटेजी अलग रखी, मतलब जैसे कैपिटल बजटिंग है, उसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने करते जाओ उतने कम लगते हैं। कॉस्टिंग के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कॉस्ट शीट वगैरह। Cost sheet. तो हर चैप्टर के लिए अप्रोच अलग रखा या यूनिवर्सल अप्रोच रखा? सर चैप्टर के वेटेज की बेसिस अच्छा। पर वेट उनका जो स्टडी पीरियड था या उनका जो प्रैक्टिस थी उसका वेटेज मैंने डिसाइड करा था। अच्छा कुशाग्र, एक ऐसा सवाल है कि देखो हम जब लिखते हैं ना तो हमें लिख लिख के गलतियाँ हमारी पता चलती है, तो क्या कभी तुमने ये सोचा कि समय कम पड़ रहा है, अभी मैं लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली से वर्बली सॉल्व कर लेता हूँ या कच्चे में सॉल्व कर लेता हूँ, कुछ ऐसा? सर शुरू में करा था क्वेश्चन कच्चे में सॉल्व, अच्छा। लेकिन फिर बाद में मुझे लग रहा था कि प्रेजेंटेशन में मैं जब ओ एग्ज़ाम्स में आऊँगा तो प्रॉब्लम होगी, फिर मैंने सारे क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ ही करे। ओके। और जब आपने मॉक टेस्ट पेपर दिए होगे, और कौन से पेपर आपने बोला इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ दिए, तो जो इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ दी, जब वो आप लिख रहे थे तो उससे पहले पढ़ाई करोगे, पढ़ाई जब करोगे आपने सोचा होगा हाँ भैया मेरे तो पूरी प्रिपरेशन हो गई है, मेरे 70, 80, 90, 100 मार्क्स वॉट एवर उसकी प्रिपरेशन हो गई। फिर जब आपने पेपर लिखा तो कोई चैलेंजेस आए कि आपको ऐसा लगा कि हाँ यार मैंने तो सोचा था एक्स लेवल लेकिन उससे थोड़ा कम अचीव हुआ? यस लगा था। मेनली मुझे जब सारे MTP RTP करे कॉस्ट के, जब MTP करे इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज करता था, मुझे लग रहा था आसान है, लेकिन सिली मिस्टेक्स बहुत रहती थी मेनली कॉस्ट में। तो मैंने फिर जब लास्ट में प्रैक्टिस करा, जो लास्ट पुश था उसमें उन मिस्टेक्स को खासकर टैकल करने की कोशिश करी। अच्छा, उन चीज़ों पे स्पेसिफिकली फोकस किया, ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि भैया गलती कहाँ हो रही है। एक लास्ट छोटा सा सवाल पूछूंगा, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या डर लगता था सच में? मतलब कितनी भी प्रिपरेशन हो गई अपनी, डर लगता था उस टाइम पे या काम कंपोज्ड माइंड से जाते थे? सो थोड़ा लगता था, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी थी कि क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर 50 किलोमीटर्स फार था, मैं घर से कोई कॉपी नहीं, बुक नहीं, अच्छा, घर पे जितना पढ़ लिया, रिलैक्स माइंड सेट से एकदम फिर उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में बस लिखना है कुछ, फिर उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि जितना लास्ट टाइम में हम बुक खोलेंगे उतना लगेगा कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, पैनिक होता है, एंजाइटी होती है। तो बच्चों कुल मिला के कॉस्टिंग की और एफएम की स्ट्रैटेजी कुशाग्र ने बहुत नॉर्मल तरीके से बताई कि आप लोग रिटर्न प्रैक्टिस करिए, MTP लिखिए, RTP लिखिए, जो भी आपको पेपर लिखना है आप लिखिए, इवैल्यूएट करिए उसे, अपनी गलतियों से सीखिए और काम कंपोज्ड वे में सॉल्व करिए। और जब कुशाग्र का इंटरव्यू हो रहा था उसमें मैंने एक चीज़ और देखी कि कुशाग्र बोल रहा था कि टाइम टू टाइम नैप लेना चाहिए, उससे आपका ना ब्रेन फिर से रीएक्टिव हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में अपने ब्रेन को सही तरीके से एक्टिव रखना। तो कुशाग्र कुछ कहना चाहोगे बच्चों को आप स्पेसिफिकली? तो डेफिनेटली सर मेन इम्पॉर्टेंट इस कोर्स में आप गुरुओं की जो शिक्षा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप पैटर्न बताते हैं उससे तो फॉलो करेंगे ना, मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए ताकि अगली बार आप लोग भी यहाँ आ सके और हमें सौभाग्य दे सके आपका इंटरव्यू लेने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुशाग्र। थैंक यू सर। लेट्स क्रैक इट।